तो इस टाइप का यहाँ के कोचेस जो भी 2-4 थे उनका बहुत ही ज़्यादा मन बढ़ा हुआ था उस टाइम पे। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनको नॉलेज ज़्यादा है। बिहार से मैं अकेली थी, बाकी 5-6 प्लेयर और हमारे रग्बी प्लेयर सब गिव अप नहीं करते। ब्रिजभूषण और विनेश फोगाट इंडियन रग्बी टीम का वेबसाइट देख रहे थे, तो आपका नाम उधर नहीं है अभी। पुलिस में तो ये 9:30 से 5 वाला सीन नहीं होगा। नहीं। तो अब वो रग्बी की प्रैक्टिस कैसे करेंगी? हाँ, जैसे आप देखो ना, दूसरे स्टेट्स में है, उनको नौकरी मिलती है लेकिन उनको इस तरह से मतलब ड्यूटी नहीं करना पड़ता है। उनका कहना है कि आप पिछले 2 साल के पहले आपने जो मेडल जीता उसका वैल्यू नहीं है, हमारे सामने कुछ वैल्यू नहीं है। रविंद्र शंकरन सर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं। उनमें सबसे अच्छी बात ये है, बिहार में अगर किसी बच्ची को रग्बी शुरू करना है, पहला स्टेप क्या है? प्रणाम, हम रवि। बिरहा संघर्ष की कहानियां की अगली कड़ी में आपका स्वागत। अगर आप बिहार के संदर्भ में गौरवान्वित होने के लिए इतिहास का उदाहरण देकर थोड़ा थक गए हैं तो आपको एक नाम बताते हैं, स्वीटी कुमारी। जी हाँ, बिहार के बाहर जाइए और सीना चौड़ा करके बताइए कि आप स्वीटी कुमारी के राज्य बिहार से हैं। 19 की उम्र में एशिया की सबसे तेज महिला रग्बी खिलाड़ी की उपाधि अपने नाम करने वाली, कई सारे अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मेडल अपने नाम करने वाली स्वीटी कुमारी के बिहार से 2017 से 2022 तक अखबारों की सुर्खियों में छाई रहने वाली स्वीटी कुमारी के बिहार से। लेकिन बिरहा में तो हम दर्द, पीड़ा, संघर्ष ऐसी कहानियां एकत्रित कर रहे हैं। फिर स्वीटी कुमारी यहाँ क्या कर रही हैं? खुद सुनिए स्वीटी कुमारी की यात्रा उनकी जुबान से और तय कीजिए कि कहीं बिरहा संघर्ष की कहानियों की यह यात्रा गलत रास्ते तो नहीं निकल पड़ी। कहने को ये रग्बी मैदान है जिसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। ये कहानी बिहार की बेटी स्वीटी कुमारी की, एक ऐसा नाम जिसने इस मिट्टी से उठकर अपनी पहचान बनाई और अपने सपनों को उड़ान दी। इस सफर की शुरुआत हो रही है स्वीटी के गांव की उन्हीं सड़कों से, उन्हीं गलियों से जिन पर चलते हुए उसने अपने सपनों की तलाश की। यहाँ के रास्ते, गांव की हवा और हर वो मोड़ जहां उसने अपने आप को एक नई उम्मीद दी। स्वीटी कुमारी का घर, स्वीटी कुमारी, हाँ स्वीटी वाला रग्बी करती है ना। हाँ इधर आगे जाके इधर ठीक। स्वीटी जी, स्वागत है आपका बिरहा संघर्ष की कहानियां में। तो सबसे पहले स्वीटी अपने बचपन के बारे में बताइए। घर में हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादाजी दादी सब लोग थे और मैं बचपन से काफ़ी नटखट थी। एकदम से मतलब गांव में लोगों के पेड़ से अमरूद तोड़ के खाना, नींबू वगैरह ये सब, और इधर उधर ज़्यादा खेला करती थी। पढ़ाई लिखाई यही गांव के स्कूल में ही हुआ है। गांव के स्कूल में? हाँ। कहाँ तक पढ़ी आप? अभी तो हमारा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, लेकिन हमने 8 तक यहाँ पे पढ़ाई की थी, फिर हम बाढ़ चले गए थे। हाँ, फिर हमारा 9th और 10th एसएस गर्ल्स हाई स्कूल से हुआ और 11th 12th और ग्रेजुएशन एएनएस कॉलेज से हुआ। जब आप एथलेटिक्स से रग्बी की तरफ मूव कर रही थी, आपका रिकॉर्ड 11.58 सेकंड 100 मीटर स्प्लिंट में था। इंडिया का रिकॉर्ड 11.17 और समथिंग इसी के आसपास है। किसी ने बोला नहीं आपका दिमाग खराब हो गया है? हमने 2-3 नेशनल्स भी खेले थे, लेकिन उस टाइम भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें नेशनल्स के लिए ले तो गए यहाँ के कोचेस, लेकिन उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने अपने बच्चे को 100 मीटर में नाम डाल दिया, लेकिन मेरा नहीं डाला। उन्होंने रिले में हमारा नाम डाल दिया। 4x100 मीटर रिले होता है, उसमें नाम डाल दिया। आप बिहार टीम की तरफ से 100 मीटर स्प्लिंट खेलने गई थी? हाँ। और वहाँ आप रिले में परफॉर्म कर रही थी? हाँ, मेरा सिलेक्शन यहाँ से 100 मीटर के लिए हुआ, लेकिन वहाँ गए तो नाम पता चला कि रिले में डाला गया। तो इस टाइप का यहाँ के कोचेस जो भी 2-4 थे उनका बहुत ही ज़्यादा मन बढ़ा हुआ था उस टाइम पे। ये लोग अभी भी टीम में कोच करते हैं? हाँ, अभी भी करते हैं। आपने इसकी शिकायत वगैरह कहीं की? नहीं, क्योंकि उस टाइम बिहार में कुछ था ही नहीं। मेरे को खुद ही नहीं नॉलेज था इसके बारे में कि कहाँ पे क्या कैसे होता है नहीं होता है। जो कोचेस लेके जाते थे हम लोग को लगता था यही सब कुछ है।
वो मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि हाँ यही करना है अब जिंदगी में, अब रग्बी खेलना है? हाँ, वो मोमेंट तब आया मेरे लाइफ में जब ही उन्होंने फर्स्ट नेशनल्स के लिए हमको भुवनेश्वर भेजा। स्टेज मीट खत्म हुआ, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को फोन करके बोलते हैं पंकज सर कि तुमको नेशनल्स के लिए जाना है। फिर मेरे अंदर एक अलग सा मतलब एक्साइटमेंट आ गया कि डायरेक्ट नेशनल, स्टेट मीट अभी खेला और फर्स्ट स्टेटमेंट में ही सिलेक्शन। ये कौन से साल की बात? ये 15 की बात। 2015 में आपने पहला नेशनल रग्बी चैंपियनशिप? हाँ, 2015। कुछ पोजीशन था बिहार का? 4th पोजीशन था बिहार का। तो वहां से आप उस चैंपियनशिप के बाद इंडिया कैंप गई। हाँ, कैसा रहा वो अनुभव? बिहार से मैं अकेली थी, बाकी 5-6 प्लेयर उड़ीसा के थे, 5-6 प्लेयर दिल्ली के थे, 2-3 प्लेयर हरियाणा के, वेस्ट बंगाल के 5-6 प्लेयर। उसके बाद जो इंडिया टीम की कैप्टन थी, अंडर 18 चैंपियनशिप ऑलरेडी जीत के आई थी, वो सब प्लेयर के साथ मैं कैंप कर रही थी। हाँ, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनको नॉलेज ज़्यादा है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तो जीरो इनके सामने। भले ही इन्होंने स्पीड देख के मुझे बुला लिया कैंप, वो बात अलग है, लेकिन वो लोग स्टार थी उस टाइम, बहुत स्टार थी। क्या डिफरेंट था बिहार स्टेट के ट्रेनिंग में और उस कैंप के ट्रेनिंग में? उस टाइम फर्क बहुत दिख रहा था, क्योंकि जब भी मैंने बिहार का कैंप किया उस टाइम पे, तो बिहार में स्किल्स को लेके बात नहीं किया जा रहा था। रग्बी जो उस टाइम पे था, उस टाइम स्किल्स को लेके बात नहीं किया जा रहा है। बिहार में बस उस टाइम पे ये था कि भागना है, भागना है, भागना है, मतलब तुम भागोगे तभी रग्बी खेलोगे। लेकिन इंडिया कैंप में मैंने वो चीज़ नहीं देखा। वहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ था कि आप इस टाइम पे भाग रहे हो तो इस टाइम पे आपका स्ट्रेंथ है, इस टाइम पे आपका स्किल्स है, मतलब 2-2, 10-10 मिनट करके उन्होंने एक शेड्यूल बना रखा था कि 2 मिनट आप ये चीज़ कर रहे हो तो 10 मिनट्स आपको ये चीज़ करना है। तो बिहार में हमारे पास जो कोच है वो अभी फिलहाल करंट बिहार में जो अभी कोच है, जो हमारे सीनियर प्लेयर है, वही कोचिंग कर रहे हैं। ओके। क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये बाहर से कोचेस को हायर करें। गवर्नमेंट ने बोला रग्बी अथॉरिटी है बिहार में। हाँ, ओके। उन्होंने बोला है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर है वही कोचिंग करवाएंगे। जब भी हमारे पास बहुत बड़ा गेम होता है तभी वो बाहर से कोचेस बुला लेते हैं। जैसे हमने पिछले साल नेशनल गेम्स खेला तो उस टाइम श्रीलंका से हमारे कोचेस आए हुए थे। फिर उसके पिछले साल भी हमने नेशनल गेम खेला, उस साल भी हमारे साउथ अफ्रीका से आए हुए थे। ठीक है। पहला इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2017 में दुबई खेलने गए थे। ये कौन सा चैंपियनशिप था? ये यूथ ओलंपिक अंडर 17 क्वालिफाई गेम था दुबई में। हाँ। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? जो भी एशिया के अंदर कंट्रीज, एशियन मैच। हाँ। था ये। ओके, एशियन चैंपियनशिप था। मैंने फर्स्ट मैच खेला, काफी अच्छा रहा। मुझे लगा नहीं अब मैं बेहतर कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करके। उसके बाद वैसे वैसे हमने जो भी 4-5 मैचेस था हमने खेला वो चैंपियनशिप। उस टाइम हमारी इंडिया टीम का 4th पोजीशन लगा। बैड लक था कि हमारी टीम की एक लड़की का कंकजन हो गया था, जो कैप्टन थी सुमित्रा नायक, वो ओडिशा की रहने वाली है, तो उन्हीं को कंकजन हो गया। तो टीम कैप्टन को थोड़ा सा चोट लग जाने से सारे प्लेयर नर्वस हो गए, तो इसके कारण हम लोग 2 पॉइंट से 3rd प्लेस का मैच लॉस कर गए। ओके। रग्बी के बारे में थोड़ा अपना अचीवमेंट बताइए। 2017 में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2019 में हमने एक सिल्वर और एक गोल्ड मेडल जीता सीनियर नेशनल में, जो हमारा पटना बिहार में हुआ था, पाटलिपुत्र जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमने मेडल जीता। 2019 में 2-3 मेडल है, इतना अच्छे से याद नहीं है मुझे। तो नेशनल्स में इतने सारे मेडल्स हैं हमारे। फिर आप इंटरनेशनल का देख लो तो 2 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है, ये 3-4 मेडल्स हैं इंटरनेशनल में, बाकी सब पार्टिसिपेट है। कभी कोई सीरियस इंजरी? सीरियस इंजरी हुआ है तो आपने नाक वाली बताई। एक नाक हो गई, फिर 2 बार कॉलर बोन टूटा है। 2020 में कॉलर बोन, और फिर 21 में भी कॉलर बोन, और 2022 में सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। जब स्पोर्ट्स में इंजरी होती है, एसोसिएशन, गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी अथॉरिटी वो आपके लिए कहाँ तक खड़ी होती है? एक्चुअली मुझे लगता है कि जब भी मेरी इंजरी हुई 2020 में, कोई सपोर्ट नहीं था हमारा। 2020 की स्थिति हमारी ऐसी थी कि खुद से हमको ट्रीट करना पड़ रहा था इस इंजरी को लेके, और कितना अच्छा डॉक्टर हो मुझे खुद ढूंढना पड़ रहा था कि कौन सबसे बेस्ट डॉक्टर है जिससे हम अपना कॉलर बोन का इंजरी ठीक करवाए, जो हमको बेस्ट डिसीजन दे सके कि नहीं ये हीलिंग से ठीक हो सकता है, इसको सर्जरी का नीड नहीं है। मैं ऐसे डॉक्टरों का तलाश कर रही थी। 2020 की बात बता रही हूँ। ये कोविड का पीरियड है? हाँ, कोविड का पीरियड है।
कोविड के पहले हमारी इंजरी हुई। कोविड तो शायद मार्च से शुरू हुआ, ये हमारा इंजरी 26 जनवरी को हुआ था। क्या खर्च हुआ था उस समय? खर्च उस टाइम वही 30 to 35 समथिंग 1000 खर्च हुआ था। हमारे बाढ़ के जो एसडीएम थे वो हर साल मतलब जो भी बाढ़ में पॉपुलर गेम होता है उसको उन्होंने 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बाढ़ में हमारे पास इतनी अच्छी प्लेयर है, मतलब हमको एक मैच ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने बोला कि हम आपका गेम लाइव देखना चाहते हैं सामने से बैठ के। एसडीएम साहब? हाँ, एसडीएम साहब। ठीक है, मैं बॉल लेके भाग रही थी, पीछे से एक लड़की ने धक्का दिया, उसके मैं मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं आगे के साइड गिरी। तो फेस बचाने के चक्कर में हमारा शोल्डर ही डायरेक्ट जमीन पे चला गया। अगर मैं फेस नहीं बचाती तो शायद वापस नाक में ही चोट लगता। तो मुझे ये ध्यान में था कि नाक मेरा इंजर्ड है तो मेरे को फेस ध्यान देना है। तो मैंने फेस बचाने के चक्कर में शोल्डर ही डायरेक्ट जमीन पे चला गया। जमीन पे गया मतलब कॉलरबोन खत्म। तो वो आयोजन खत्म हुआ, आप अपनी इंजरी लेके घर आई, फिर आपने डॉक्टर तलाश किया। आपने एसडीएम साहब को बताया नहीं कि इस मैच के दौरान मेरे साथ ये हुआ है? एसडीएम सर खुद ही सामने से देख रहे थे, बस उन्होंने अपने कार से ये किया कि डॉक्टर तक पहुंचा दिया, क्योंकि हमारा कुछ ये एसडीएम साहब का नाम बताना चाहेंगी? सर पैसा थोड़ा देख लीजिए, 30-35 अगर रीइंबर्स कराना चाहते हैं आप। हरियाणा में, पंजाब में, उड़ीसा में जब प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं वहाँ क्या सिस्टम है? अभिनवीना जो टारगेटिंग परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे काफी अच्छा रिकवरी दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा फ्री है। मतलब किसी भी मैं किसी भी लेवल का प्लेयर हूँ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट खेल रहा हूँ, फेडरेशन खेल रहा हूँ, स्टेट खेल रहा हूँ, हम उनके यहाँ आप ट्रीट करवा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी भी तरह का इंजरी हो, कितना भी बड़ा इंजरी। बिहार में ऐसी कोई फैसिलिटी? बिहार में कुछ भी नहीं है ऐसा, किसी स्पोर्ट्स के लिए नहीं। कभी किसी चैंपियनशिप के दौरान पीरियड्स को फेस करना, उससे कैसे डील करते हैं ये लोग जो रग्बी खेलते हैं? आप लोग सारे स्पोर्ट्स में एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, हमारे रग्बी में तो होता ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना भाग दौड़ का स्पोर्ट्स है, मारना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, लेकिन माइनेज हो जाता है। कभी कुछ ऐसा हुआ जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, नेशनल इंटरनेशनल, और वो पीरियड के टाइम ही आपको डिस्टर्ब किया है उस? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि कुछ किसी भी चीज़ का वो डेट फिक्स नहीं होता है। जैसा हमारा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के हिसाब से वो मैच कर ही जाता है। तो पीरियड क्रैम्प्स का परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये आपके साथ है, मैं एज अ कम्युनिटी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपके साथ रग्बी टीम में 15 प्लेयर, 20 प्लेयर, 50 प्लेयर आपके साथ कैंप में होते होंगे, तो ये जनरल केसेस है जहाँ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारे रग्बी प्लेयर तो मतलब जो पहले रहते हैं वो प्लेयर्स के टाइम में भी रहते हैं। हाँ, उनको मैंने देखा है। फर्स्ट डे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट डे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम? हाँ, फर्स्ट डे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन सेकेंड डे से थोड़ा रिलैक्स फील करने लग जाते हैं। तो हमारे रग्बी प्लेयर सब गिव अप नहीं करते, वो पहले जैसे खेलते हैं वो प्लेयर्स के टाइम में भी वैसे ही। स्वीटी, हम कहीं पढ़ रहे थे कि बिहार में अभी भी 58% के आसपास 58% के आसपास महिलाएं जो हैं वो सैनिटरी नैपकिन या किसी प्रकार के इस तरीके का हाइजीन वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। उसके अलावा जो बचे 42% विमेन वो अभी भी सैनिटरी नैपकिन के पहुंच से दूर हैं। इस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली गांव में जो है, गांव में ये सारी चीज़ों से थोड़ा लोग दूर है, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। जिनको इनके बारे में नॉलेज है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग पैसों के कारण शायद यूज नहीं कर पा रहे। हाँ, जिनको लग रहा है कि हम पैसे से जो ये चीज खरीद के लेके आएंगे, हम इस पैसे से कुछ और भी कर सकते हैं। तो गरीबी एक बड़ा कारण हाँ, है। गरीबी एक बड़ा कारण, लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर है अभी भी सैनिटरी नैपकिन। अच्छा स्वीटी, हम भारतीय खेल जगत में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनके साथ न्याय की बात कर रहे हैं, समानता के अवसरों की बात कर रहे हैं। ऐसे में अचानक से हमारी नज़र जो है अखबार के किसी फ्रंट पेज पे पड़ती है ब्रिजभूषण और विनेश फोगाट के बारे में। अदर गेम्स का तो मुझे पता नहीं। हाँ, अदर गेम्स का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे रग्बी में ऐसा कुछ नहीं है। कल आपसे मिलने से पहले इंडियन रग्बी टीम का वेबसाइट देख रहे थे, तो आपका नाम उधर नहीं है अभी। हुआ क्या कि जब भी इंजरी हुआ, इंजरी के बाद एक भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो भी खेला हमने नेशनल्स खेला, 2-3 नेशनल्स गेम्स जो हुए
वो हमने खेला है। इंडिया कैंप में मैं अटेंड नहीं की 2021 में, जिसके कारण मुझे वापस इंडिया कैंप में नहीं बुलाया गया। तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ कैंप, इसलिए मैं टीम में नहीं हूँ, इसलिए हमारा टीम में नाम नहीं है। ओके। बिहार सरकार ने अभी मेडल लाओ नौकरी पाओ जो योजना शुरू की है, उसके तहत आप अब बिहार सरकार की मुलाजिम हैं। क्या नौकरी मिली है आपको? एलडीसी, निम्न वर्गीय लिपिक जिसको बोलते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक, हाँ। ठीक है। तो ये कोई ऑनरेरी पोस्ट है, मतलब या मतलब आपको जॉब दी गई और फिर आप अपने खेल की प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन जॉब सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दी गई है, या फिर क्या किस तरीके का सिस्टम है ये? हम विमेंस लोगों का है कि 9:30 to 5 करना है ओके। ड्यूटी, बट हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को ये है कि उनको 2 घंटे पहले छोड़ दिया जाता है। सरकार ये कैसे सुनिश्चित करती है, क्योंकि रग्बी का खेल पूरे बिहार में नहीं है, तो क्या ये सुनिश्चित करती है कि रग्बी के खिलाड़ियों को जो भी नौकरी दी जाए उनकी पोस्टिंग जो है वो पटना में ही किसी विभाग में हो? ये कैसे तय करती है? क्या आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जिनकी नौकरी हुई है और वो पटना में नहीं है? हाँ, उन्होंने जिनको बिहार दरोगा में दिया है, सारे प्लेयर पटना से बाहर ही हैं। हमारे 9-10 प्लेयर रग्बी के हैं। हाँ। जिनको उन्होंने दरोगा का दिया है, सब के सब बाहर ही है। एक बड़ी फेमस प्लेयर है श्वेता शाही। हाँ। अभी भी उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उनकी पोस्टिंग मोतिहारी, बेतिया पश्चिमी चंपारण में उनकी पोस्टिंग हुई है। पुलिस में तो ये 9:30 से 5 वाला सीन नहीं होगा। नहीं। तो अब वो रग्बी की प्रैक्टिस कैसे करेंगी? पॉसिबल ही नहीं है। मैं जहाँ तक ऐसा महसूस करती हूँ कि जब भी मैं जॉब में नहीं थी, तो हमारा जो रूटीन था, सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड जाना और वो 8-9 बजे तक ट्रेनिंग करना, उसके बाद ट्रेनिंग करके आना, ब्रेकफास्ट करना, और उसके बाद आफ्टरनून में पूरा फुल्ली रेस्ट। हम आफ्टरनून में इसलिए रेस्ट लेते हैं ताकि इवनिंग का जो ट्रेनिंग है उसमें हम अपना 100% लगा सकें, और जॉब के पहले हम वैसा करते थे, इसीलिए परफॉर्मेंस बेहतर था। और अभी जॉब के बाद ये चीज़ हो गया है कि अभी जो 5 बजे उठ के ट्रेनिंग जाने का मतलब पहले टेंशन रहता था, वो अब टेंशन है कि ऑफिस जाना है। माइंड में ये चीज़ रहता है, ऑफिस में जाना है, ये काम करना है, ये फाइल देखना है, वो काम करना है, ऐसे। और पूरा आफ्टरनून जो हम रेस्ट करते थे, बॉडी को रिकवरी देते थे, वो रेस्ट के समय में हमको फाइल इधर से उधर करना पड़ता है। फिर हम दिन भर रिकवरी की जगह उस फाइल को करते करते थकते हैं, पता चलता है शाम का प्रैक्टिस गोल, क्योंकि हम थकेंगे तो फिर ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे। आप 3 बजे भी छोड़ रहे हो, फिर भी पॉसिबल नहीं है कि कोई प्लेयर अपने बॉडी को रिकवरी दे, उसके बाद फिर ट्रेनिंग करने जाओ और 100% अपना लगा। तो स्वीटी, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल वही है। हाँ, जैसे आप देखो ना, दूसरे स्टेट्स में है, उनको नौकरी मिलती है, लेकिन उनको इस तरह से मतलब ड्यूटी नहीं करना पड़ता है, उनको खेलने के लिए ही प्रॉपर छोड़ दिया जाता है। बस नाम के लिए उनको एक पोस्ट दिया जाता है, मतलब जॉब है, हाँ, पोस्ट है, हाँ, सैलरी है, हाँ, लेकिन आप खेलो। आपका काम ही वही है, आपका जॉब ही वही है, खेलना। आर्मी में शायद यही रूल है। हाँ, आप हरियाणा में देख लो, असम में देख लो, आप इसको देख लो, हिमा दास को, जो अभी डीएसपी बनी है, उसकी भी स्थिति यही तो है। उनको एक पोस्ट दिया, बट वो ट्रेनिंग ही कर रही है। डीएसपी से याद आया, आप पहली लड़की हैं बिहार से जिन्होंने ये सब अचीव किया है। निम्न वर्गीय लिपिक, ये अपने नाम के साथ कैसा लग रहा है? इनका नियमावली ऐसा कुछ है कि पिछले 2 साल के आपके जो मेडल्स हैं, उसके हिसाब से आपको जॉब मिल रहा है। तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उसको नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि आप पिछले 2 साल के पहले आपने जो मेडल जीता है उसका वैल्यू नहीं है, हमारे सामने कुछ वैल्यू नहीं है। आप अगर अभी खेल रहे हो, अभी से 2 साल पीछे चले जाओ, इसके बीच में जो भी मेडल है आप उसको यूज करके आप नौकरी ले सकते हो। भले ही इन्होंने जॉब दे दिया है, लेकिन मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला था, मेरे को ज्वाइन करने का भी इच्छा नहीं था। फैक्ट बात यही है, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर ये पहली बार मुझे कुछ दे रहे हैं तो मुझे ले लेना चाहिए। हाँ, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमने ज्वाइन किया, लेकिन मैं स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ने वाली। ये जब आप शब्द सुनती हैं, आप बिहार से हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? ये शब्द आपके लिए क्या मायने रखता है? पहले तो गर्व होता है कि मैं बिहार से हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो जुड़ा हुआ है, और अपने बिहार के लिए खेलना, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, जब भी हम खेलने जाते हैं तो उनकी जुबान पे आता है ये चीज़ कि बिहारी से कोई नहीं जीत सकता है।
छठ पूजा बिहारियों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। छठ पूजा जो है हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और लगभग बिहार के हर एक घरों में ये होता है। मैं ये मानती हूँ कि काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है और इस टाइम लोगों की छुट्टियाँ होती है और लोग घर पे जाते हैं। बाकी कोई फेस्टिवल में जाए या ना जाए, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है कि वो विदेश में रहते हैं फिर भी वो अपने गांव आने की कोशिश करते हैं कि मैं गांव जाऊं और इस फेस्टिवल को करूं। ये अभी कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, शायद आपको पता होगा, पद्मश्री शारदा सिन्हा मां नहीं रही। कुछ कहना चाहती हैं इस बारे में? 2023 में उनके साथ मैं मिली हूँ। एक भोजपुरी आइकन अवार्ड्स का ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें हमको निमंत्रण मिला था वो अवार्ड के लिए, स्पोर्ट्स आइकन के लिए। तो मैं उनके साथ मिली तो मैंने उनको बोला कि आपका जो स्वर है वो अभी भी इतना प्यारा है, मतलब आपने जो स्टेज पे गाया है आज बिना कोई म्यूजिक के गाया है, मतलब आपके गला का मत पूछो, आपने तो दिल ही जीत लिया आज सबका। मैंने सुना, उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज है, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी ये जो स्वर है ना हमेशा जिंदा रहे, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब उनकी ये बातें ना मतलब दिल को छू गया। अभी छठ पूजा का समय चल रहा है और अचानक उनका चले जाना। रविंद्र शंकरन सर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? उनमें सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर आए तो उसी के साथ वो मिलेंगे, उसी के साथ बातें करेंगे, उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे। उनकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सबके साथ मिलते हैं और सब लोगों का प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उसका वो सोल्यूशन निकालते हैं। उनसे जितना हो पाता है वो करते हैं। जैसे 2021 के बाद जब कॉलर बोन दोबारा वही कॉलर बोन टूटा तो मैं सर से मिली, सर से पर्सनली मिली। सर को मैंने बोला ये बात, उन्होंने फटाक से उसी टाइम हमको बोला कि अभी के अभी आप पारस हॉस्पिटल जाओ, वहां पे एक अच्छे डॉक्टर है डॉक्टर जॉन, उनसे आप अपना शोल्डर दिखवाओ, मैं अभी के अभी फोन करता हूँ। उन्होंने जब ये बात बोला ना तो मुझे लगा नहीं अब तो किसी का सपोर्ट है कि मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गई हॉस्पिटल, सर ने कॉल भी किया हमको, दरवाजे पे एक जन रिसीव भी किया और जल्दी से डॉक्टर को दिखाया और जो भी उन्होंने लिखा सीटी स्कैन वगैरह, सर ने बोला कि अभी के अभी उसका सीटी स्कैन करवाओ। और सीटी स्कैन हुआ शोल्डर का, फिर पता चला क्या प्रॉब्लम है नहीं है, फिर उसका ट्रीटमेंट चला। फिर सर ने हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाया। उसके बाद जो टूर्नामेंट था फिर सर ने ही डॉक्टर से बात किया कि क्या आप सिटी खेल सकती है, तब उन्होंने परमिशन दिया, तब जाके हमने नेशनल गेम्स खेला। खाली समय में क्या करती हैं? मेरी इच्छा होती है कि मैं थोड़ा अध्यात्म को डीप से जानूं कि आखिर ये है क्या। तो महादेव को गुरु बनाने के बाद वो चीज अंदर से पूरा मतलब ये होते रहता है कि कोई ना कोई बुक को पढूं जो महादेव से रिलेटेड है, उनके बारे में जानूं। तो हमारे साहब श्री ने बहुत सारे ऐसे बुक लिखा है जिसको मैं पढ़ते रहती हूँ। हाँ, जैसे आओ चलो शिव की ओर हो गया, फिर अनमिल आखर हो गया, शिष्यानुभूति हो गया। तो मैं ज्यादा शिष्यानुभूति पढ़ती हूँ क्योंकि वो पढ़ती हूँ तो हमारा माइंड जो है रिलैक्स रहता है। मैं ऑफिस में लंच टाइम में भी लंच फटाक से करती हूँ और वो बुक खोल के आराम से एक जगह पे बैठ जाती हूँ और मैं उसको पढ़ती हूँ। तो वो पढ़ने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है, समझ आता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। एक क्विक क्वेश्चन, बिहार में अगर किसी बच्ची को रग्बी शुरू करना है, पहला स्टेप क्या है? एकदम पहला स्टेप। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको आपके नजदीकी क्षेत्र का क्लब ढूंढना पड़ेगा और वहां से हम आगे क्लब- बढ़ सकते हैं। हाँ, जो क्लब है उधर हमको ट्रेनिंग शुरू करना पड़ेगा, फिर वहां से हमारा वो शुरू बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स हैं? हाँ, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स हैं। ये बिहार सरकार की जो पंचायत वाली खेल का कुछ मॉडल है नया कि हर पंचायत अब खेल हाँ, पहुंचा, खेल इसमें वगैरह। रग्बी भी है? हाँ। आप इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। अभी रग्बी में कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं है? कब तक वापस हो जाएंगी मैदान पे? मैं तो पिछले साल ही नेशनल गेम्स खेली हूँ, इस साल भी नेशनल गेम्स है हमारा, और 2026 में जो एशियन गेम्स है मेन टारगेट हमारा वो है कि वो खेलना है। 2026 ओके, जो 4 साल में एक बार ही होता है एशियन गेम्स, तो मेन टारगेट हमारा वो है उसको पार्टिसिपेट करना।
पढ़ने लिखने में ठीक ही थी। नवादा में गई पढ़ने के लिए, तो नवादा स्कूल से ही इसको सिलेक्शन हुआ दौड़ने के लिए, तो दौड़ में जाने लगी। और उस समय से पहले दौड़ ही में जाती थी, और रग्बी में कब अथी हो गया जो हम लोग को भी पता नहीं चला। तो स्वीटी से पहले रग्बी सुने थे आपने? नहीं सुने थे, लेकिन जब ये खेलने लगी ना तब हमको लोग को पता चला कि ये रग्बी खेल रही है। हम लोग को सोचे कि दौड़ में जाती है, दौड़ निकालती है। NS कॉलेज में भी दौड़ हुआ था, तो वहाँ के लोग बोल रहा था कि बहुत दौड़ने में तेज है, जब भी फर्स्ट मारेगी तो यही एक लड़की फर्स्ट मारेगी। हम लोग भी गए थे देखने के लिए कि चलो दौड़ हो रहा है NS कॉलेज में, तो थोड़ा हम भी जाते हैं अपना बच्ची को दौड़ देखने के लिए, तो है गए थे देखने के लिए। तो तब हम लोग जाने कि ये दौड़ में जा रही है, और दौड़ते दौड़ते पटना गई, और वहाँ से फिर रग्बी अथी में। अब समझ में आता है रग्बी? हाँ, तो वही बताती है। और जब इसका अथी मैच होता है तो हम लोग अथी मोबाइल पर देखते हैं कि कैसे खेलती है। जैसे बच्ची है, बच्ची अब कहीं खेल दौड़ भाग दौड़ कबड्डी फलना ढेकना करने के लिए निकलता है, तो उसको तो गार्जियन रोकता है। हमसे भी कुछ लोग प्रयास किए, कह रहे तो आपका बच्ची कहाँ जाती है भैया, थी इतना छोटा कपड़ा पहनती है फिर जाती है खेलने। रग्बी के बारे में ये भी नहीं जानती थी। कॉलेज फील्ड में गिरी थी, इतना ही हिम्मत की, रोई कानी कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे पकड़ के बैठी हुई। हम कहें क्या हुआ बेटा आकर के मंच पर से, तो कह रही है कि से पापा ये मेरा टूट गया। उसको देखने के बाद तो घबराहट होता है। अभी भी हमको लगता है जहाँ से जाती है वहाँ से अच्छा से लौट जाए, खेल के अच्छा करे। डर तो अभी भी बना रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। इतना अच्छा खेलने के बाद भी जिस मुताबिक वो मेहनत की उस मुताबिक उसका नौकरी नहीं। ये 2019 का है एशियन विमेंस रग्बी 7th ट्रॉफी जो जकार्ता में हुआ था। उस टाइम हमारा सिल्वर मेडल लगा था, उसी टाइम का ये मेडल। ये ब्रॉन्ज मेडल है जो गुजरात 2022 में हुआ था। 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में हुआ था, इसमें सिल्वर मेडल। स्वीटी ने एक छोटे से गांव से निकलकर बिहार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवपान बढ़ाया है। सरकार ने नौकरी के नाम पर स्वीटी को सामाजिक सुरक्षा तो दे दी, पर कहीं ना कहीं ये उसके संघर्ष का एक नया कारण बन गया। जहां अन्य राज्यों के खिलाड़ी नौकरी पाने के बाद भी अपने खेल एवं अभ्यास तक ही सीमित रहते हैं, वहीं बिहार में स्वीटी या उनके जैसे कईयों को फाइलों के बोझ के नीचे अपने सपनों को दबाना पड़ रहा है। ये दर्द केवल स्वीटी का नहीं, बल्कि उन सारे खिलाड़ियों का है जो रोज अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहानी केवल स्वीटी कुमारी की नहीं, बल्कि हर उस खिलाड़ी की है जो खेल में अपना नाम तो बनाना चाहता है, पर अपनी जिंदगी के रोजाना की सुनामी के बीच जूझ रहा है। स्वीटी या उनके जैसे कई अन्य खिलाड़ी, बल्कि पूरा का पूरा बिहार का खेल समुदाय इस उलझन में जी रहा है कि अपने सपनों का पीछा करे या नौकरी की फाइलों में उलझ कर रह जाए। मिलते हैं बिरहा की अगली कड़ी में। जय बिहार। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफर में हमारा साथ दीजिए।